बिकॉज दिस इज द ओनली कंट्री जो ये काम कर सकता है, और ये चाइना खुद मानता है, पर हमको हमारे पे भरोसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो वो बिलीव हमें अपने आप में क्रिएट करना होगा, चीजों को हमें आपके अंदर हमें खुद से सीखना होगा, एंड फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा हर कोई इंसान इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या लोकल बिजनेस में बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। जो बातें मैंने बताई है, आप खाली अच्छे से कैप्चर करके उसके ऊपर काम करना चालू करो। अगले 1 साल में आपकी लाइफ में परिवर्तन नहीं दिखा तो आप मुझे मिलना। बस चीजों को जिस मैनर में सीखने की जरूरत है उस मैनर में सीखो एंड आगे बढ़ो। बाकी बातें बहुत क्लीन है। सो मैं प्रोसेस के बाकी के पार्ट में अभी नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इट इज द एक्सपोर्ट साइकिल, जो बट ऑब्वियस एक प्रोसेस के थ्रू आपको फॉलो करना होता है, एंड ये उसका कस्टम प्रोसेस है जहां पे आपका गुड्स दुनिया के कोई भी कोने में पहुंचता है। प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन, कुछ बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, बट 2-3 बातें मैं प्रोडक्ट और मार्केट सिलेक्शन की रिगार्डिंग बताता हूं। पहला मैंने आपको बताया, डू द प्रॉपर डेटा एनालिसिस ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स कि जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं, और ये ओपन सोर्स में डेटा है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट में अगर हम काम चालू करें तो हमारे लिए वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑलरेडी ओपन है। Am I clear? Other than that, the biggest area is called the trade fair. इंडिया के अंदर thousands of trade fair every year होते हैं। Am I right? आप में से कितने लोग रेगुलर बेस पे ट्रेड फेयर विजिट करते हैं? बिजनेस में होंगे तो वो करते होंगे, पर जो बिजनेस में नहीं है और ट्रेड फेयर में जाते हो रेगुलर बेस पे, या तो किसी ने चालू किया हो। वेरी फ्यू, दैट्स व्हाट द बिगेस्ट इश्यू। नाउ लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ऑल दोस थिंग्स। देखिए, ट्रेड फेयर का मतलब होता है व्यापार मेला। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आहार फूड जो कि दिल्ली में होता है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा फूड शो है। इससे बड़ा फूड शो इंडिया में कोई नहीं होता। 3500 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं जो कि पूरी इंडिया से हैं, एंड आप एक बार ये शो विजिट करो, आपकी आंखें चार ना हो जाए तो मेरे को बताना किस तरह का फूड इंडिया बनाता है, उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है, इट्स अनबिलीवेबल। मैं चैट जीपीटी को कितना भी पूछ लूं, ये जिंदगी में मुझे कभी वो आंसर नहीं कर पाएगा जो मुझे आहार फूड की 2 दिन की विजिट से समझ में आता है। बहुत ऐसे 1000 शो होते हैं जहां पे ऐसे 1000 सप्लायर है जिनको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे करूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एंड दे नीड काइंड ऑफ हैंड जो कि उनको हेल्प करे इनकी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने में, क्योंकि एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। आप खाली एवरी मंथ तय करो कि मैं ट्रेड फेयर विजिट करूंगा जहां पे मेरा इंटरेस्ट है, एंड आप फर्क देखना चालू करो, आपकी सोच में कितना फर्क आएगा। क्योंकि घर पे बैठे रील देखने से माइंड में यही आता है कि दुनिया खत्म हो रही है ना? न्यू फीलिंग 2026 की कि अब तो सब खत्म है, क्या करने का फायदा है, मतलब कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी प्रलय वाले की बातें तो हो ही चुकी थी कि 2026 का पहला दिन तो उगेगा ही नहीं, उसको पकड़ लिया। बोला भाई ऐसा सोशल मीडिया के अंदर वो वीडियो भी वायरल हुआ था, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा था। हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2012 में भी बोला था, मूवी आया था ना, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी फैल जाएगा, सब अपना बोट बनाना चालू करो। तो हमने सोचा हम तो वैसे भी नहीं बना पाएंगे। बोला ठीक है 2012 तक जो करना है कर लो, बाद में वैसे भी मरने वाले हैं। ये सब गलत फहमी है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अपना काम करो भाई, वरना जिंदगी ऐसे ही निकल जाने वाली है। तो वो जो सोशल मीडिया आप देख रहे हो ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप कचरा अपने दिमाग में डाल रहे हो, उसकी जगह पे आप 1 महीने में एक बार जो भी जेनर में आपका इंटरेस्ट है वो ट्रेड फेयर विजिट करना चालू करो। आपको ये फील आएगा कि मंदी मंदी तो ठीक बोलने की बातें हैं, आप देखो लोग क्या धंधा कर रहे हैं ट्रेड फेयर में, क्या नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं। मैं जितनी बार ट्रेड फेयर में जाता हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया मिलता है, एंड एवरी मैन्युफैक्चरर इज डूइंग समथिंग न्यू। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडिया में इनोवेशन नहीं होता है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। जिस लेवल पे हमें इनोवेशन करने की जरूरत है वो हमने डेफिनेटली किया है, एंड आने वाले टाइम में हम ये कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये पता है कि जब हमारे ऊपर आती है ना तो हम सब कुछ इनोवेट करते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं।
कोविड के वक्त N95 मास्क जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, जो हम यहाँ पे नहीं बनाते थे, देयर वाज द वन कंपनी कॉल्ड द वीनस जो कि इंडस्ट्रियल मास्क बनाती थी। बीच में कोविड में अपने सादे मास्क खत्म हो गए, वो ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के, तो बाद में आया कि KN95 मास्क पहनना पड़ेगा वरना मर जाएंगे। ये फैला था लिटरली। अब वो KN95 मार्केट के अंदर इतना हमने खरीदा, 100 रुपए से 150 रुपए में, आपका भी एक्सपीरियंस होगा। वो मतलब गुजराती में बलद ने પેલું શીકલું પહેરાવે ને એવા માસ્ક પેલા એમ કે આટા મારતા હતા આપણે પહેરીને, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। वो मास्क एक टाइम पे खत्म हो गया इंडिया में, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होता था, वो बंद हो गया, चाइना बंद था। एंड फिर हमारी जरूरत पड़ी कि ये मास्क का मार्केट इंडिया में बड़ा है और इसकी जरूरत भी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सूरत के अंदर पहला मास्क इन्वेंट हुआ था N95 मास्क का, जो हमने कभी बनाया नहीं था इंडिया में इसके पहले, वेरी फ्यू कंपनीज। सूरत के अंदर आपको पता है वो किसने बनाया था? यहाँ पे जो लेस मशीन चलाते थे ना, जो साड़ी की एम्ब्रॉयडरी वो बॉर्डर होती है ना लेस की, वो लेस जिस मशीन में बनता था, उस मशीन में मास्क की डाई को फिट किया और उसमें से मास्क का प्रोडक्शन चालू किया। एक टाइम हम ऐसा लाए कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे वही मास्क। वो मास्क जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तब हमारा इंपोर्ट वैल्यू था 25 रुपीज विद ड्यूटी। आपको पता है जब वो मास्क हमने डेवलप करना चालू कर दिया उसके बाद उसका वैल्यू हमें पता चला कितने में बनता है? इट वॉज 1.5 रुपीज। कौन बोलता है कि चाइना सस्ता बनाता है और कौन बोलता है कि चाइना सस्ता बेचता है? टेल मी। ये तो हम लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया ये 1.5 रुपए में बनता है, हम लोग 25 में खरीद रहे थे क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं था। Got it? And the last but not least, हम यहाँ पे भी अटके नहीं थे, हमने उसमें जो आगे इनोवेशन किया ना वो तो मातबर था। मम्मी ने बोला कि अगर आप कांडे पे वो पोटली में कपूर डालो और फिर उसको सूंघते रहो तो कोरोना दूर दूर तक नहीं आएगा। हमने उससे आइडिया लिया और मास्क बनाए कपूर वाले, फिर हमने बनाए हल्दी वाले, फिर हमने बनाए विक्स वाले एंड फिर मरी मसाला वाले। यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव दैट इन 2020 टू 2022 हमने हल्दी वाले 104 करोड़ के मास्क चाइना को एक्सपोर्ट किए थे। बोले बहुत मजा आता है, भेजो। कोई सेइंग दैट कि हम इनोवेट नहीं करते हैं? 100% हम इनोवेट करते हैं, पर हमारा पेस हमारी इकोनॉमी के हिसाब से है। अब कुछ साल और हम क्या कर सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एंड ऐसी कई इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर हमने ये बदलाव ऑलरेडी किया हुआ है। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बट ऑब्वियस मेरे पास टाइम लिमिट है, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमारे क्लास भी देते हैं, जिनमें हम 13 लेक्चर्स के दौरान ये सारी बातें आपको बताते हैं और सारे क्लास मैं खुद लेता हूं। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करें, आप इन बातों को समझें और अपने आप को एडुकेट करें, तेजस्वी करें। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी सिकल अगर कहीं पे सुधरेगी और शक्ल सुधरेगी तो वो खाली आपके हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई हैव माई नंबर ऑन द स्क्रीन। These are the product we are dealing in. This is my company. And also this one, ये मेरा एक YouTube चैनल है अमित मुलानी एंड टीम, और ये AMD.luxury और AMD.India ये हमारे Instagram चैनल है। ये AMD.India के ऊपर मैं रेगुलर बेस पे रोज एक एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूँ कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया और दुनिया में इसका कितना मार्केट है। आप इसको जरूर फॉलो करें, पिक्चर ले सकते हैं ताकि आप इनके साथ कनेक्ट रहे और ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कितनी सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में हम कितना कुछ कर सकते हैं। एंड अमित मुलानी टीम के अंदर हम लोग यूट्यूब वीडियो चढ़ाते हैं। मैं दुनिया के अलग अलग कंट्री में घूमता हूँ, जहाँ पे जो ट्रेड फेयर होते हैं वहाँ पे ओरिजिनल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज लेता हूँ। तो वो इंटरव्यूज मैंने यहाँ पे अपलोड किए ताकि मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँ ये इन्फॉर्मेशन लेके जो बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है और उनको ये समझ में आए कि दुनिया क्या सोचती है, इंडियंस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या सोचते हैं, एंड डेफिनेटली इन दैट केस आने वाले टाइम में वो कैसे दुनिया के अंदर मतलब इंडिया बदलाव ला सकता है, इस बात को
ग्रेटफुली और ग्रेटिट्यूड के साथ बोलते हैं, तो यू विल आइडेंटिफाई ऑल दोज थिंग्स ओवर देयर। सो आप फॉलो करके भी इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड दिस इज माई पर्सनल नंबर ऑन द स्क्रीन। If you want to connect me, then this is my personal number, you can connect me. Last but not least, दो चीजें ऑलवेज याद रखें। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर आप एंटर हो रहे हैं तो कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे कि इंडिया की इमेज को कहीं पे डेंट लगे। अगर नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, पर चीटिंग करने की कोई भी आसक्ति के साथ आप इंटरनेशनल मार्केट में ना उतरे, क्योंकि याद रखिएगा जो कील आज आप दीवार पे ठोकेंगे ना, वही कील पे आपकी आने वाली पीढ़ी को अपना बैग घिसना है। जितना स्मूथ आपने बनाया होगा वो इतना स्मूथ निकलेंगे। अगर आज हमने धंधा खराब किया, इंटरनेशनली आने वाले टाइम में हमें कोई धंधा नहीं देगा। और बात नंबर 2, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आई वॉज लास्ट ईयर इन जापान। मैं एक मेट्रो स्टेशन पे था, ट्रेन कुछ 4 मिनट डिले आई मेट्रो, एंड वो 4 मिनट में तकरीबन 50 बार सॉरी का अनाउंसमेंट हुआ कि वी आर वेरी सॉरी कि हम 4 मिनट डिले हैं। तो मैं बोला अब तू मत बोलना भाई सॉरी, क्योंकि मैं रो पड़ूंगा, क्योंकि हमें आदत है कि प्लेटफॉर्म पे बैठे 2 घंटे से फिर अनाउंसमेंट होता है ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। Yes or no? And we have seen the fiasco of Indigo last। तो मतलब कुछ भी क्या है, आपकी खुद की शादी है, क्या हुआ? फ्लाइट ही नहीं है बॉस। तुम बैंगलोर में हो, शादी मुंबई में है, ऑनलाइन फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करो। Yes or no? तो बट ऑब्वियस बोला जाता है कि टोक्यो स्टेशन पे जब ट्रेन आती है ना तो अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अपने टाइम पे, आप अपनी घड़ी को उस टाइम के साथ सेट करिएगा। आप सोचो जिस कंट्री में जिसने ट्रेन बनाई है वो इंसान ट्रेन को अगर अपने टाइम से 1 सेकंड डिले नहीं चलाते हैं, वो इंसान कैसे होंगे? और उनको आप बोलते हो सर गिव मी 2 आवर्स, आई एम गिविंग द कोटेशन, या फिर 12 घंटे के बाद कोट करते हो, वो आपसे धंधा करेगा? इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। डोंट गिव रॉन्ग कमिटमेंट बॉस। रॉन्ग कमिटमेंट का इंटरनेशनल बिजनेस में कोई भी तरह से जगह नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। आई होप यू एंजॉय। बहुत सारी बातें भविष्य में भी करेंगे। एंड आई एम विशिंग द ग्रेटेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। खूब आगे बढ़े, खूब तेजस्वी बने। एंड यहाँ पे एक और भी बात वो कविता में लिखी हुई थी जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देशभक्ति, हृदय हृदय में देशभक्ति का पावन दीप जलाए जा। और देशभक्ति और कुछ नहीं है, बस आप अपने आप में गलत ना करें, किसी और के साथ गलत ना करें, और आप देशभक्त हैं। सो बी पैट्रियोटिक। थैंक यू सो मच। You know that there are so many people who came here for this particular workshop and to listen to you on export. Yeah. And now we have the floor open for questions. We'll take 2-3 questions. Please keep them short. नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैं एक डॉक्टर हूँ MD मेडिसिन। सर क्वेश्चन ये है, करंटली अभी जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी जो हो रही है, टैरिफ वॉर से कुछ कंट्री के साथ हम FTA साइन कर रहे हैं, एंड कुछ टाइम पहले अभी श्री राम माधव जी ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, किस तरह एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम एक ट्रांजिशन पीरियड में जहाँ एक डेवलप हो सकता है। एंड प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि आपदा में अवसर आप ढूंढिए, तो किस तरह एक यूथ इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट बिजनेस में जो वेंचर कर रहा है वो प्रेरणा ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है, और लॉन्ग टर्म विजन किस प्रकार का रख सकता है अपने सेफगार्ड? सी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप सोशल मीडिया बंद कर दें, प्लीज डू इट। आई एम टेलिंग यू बॉस, इसके साथ आगे बढ़ने से जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप बंद कर दो और खाली डेटा एनालिसिस पे काम करो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अपने आप में आप एक आग देख पाएंगे जो कि डेटा से ड्रिवन आपके माइंड को आगे लेके जाएगा।
कि जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट का 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हो और दुनिया भर में मार्केट अगर 52,000 करोड़ का है तो बीच में गैप है, अगर मैं खाली उस गैप पे भी काम करूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद से प्रेरणा ले सकता हूँ। बाकी मैं ये क्लियर मानता हूँ, कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको लाइफ में इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कीप इन माइंड, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, लेकिन किसी को भी सुनने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। एंड खुद से मोटिवेट होने का एक ही रास्ता है, इट इज द नॉलेज यू आर कंज्यूमिंग। अगर पावरफुल नॉलेज कंज्यूम करते हो, पावरफुली आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। थैंक यू सर। आई होप यू गॉट द आंसर, बिकॉज जो शब्द आपने यूज किए ना वो शब्द बहुत टेढ़े हैं, मैं उसके ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूँ। दैट्स कॉल्ड द टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल। मैं मानता हूँ कि हमारी वो एज ही नहीं है कि हमें वो समझने की जरूरत है। हम पहले उस पर तो काम कर ले जो बेसिक नीड यहाँ पे मार्केट में खत्म नहीं हो रही है। अगर मान लो कि ज़ेप्टो ने अगर ये सोचा होता जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है, कल उठ के लोग खरीदेंगे नहीं ऑनलाइन, इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो ज़ेप्टो इन्वेंट ही नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव जगनानी है। मेरा बिजनेस है टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने लास्ट अराउंड 4-5 मंथ्स में कुछ मेरा चालू था रिसर्च। व्हाट आई फाउंड आउट कि 2024 25 बिलियन टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हुए थे अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज 2500 करोड़। एंड इंडिया से जो मेजर एक्सपोर्ट होता है दैट इज इन साउथ अफ्रीका, केनिया एंड घाना। अभी मैं कहाँ स्टक हो रहा हूँ सर, हाउ डू आई अप्रोच देम? वो कंट्रीज में कैसे अप्रोच करना है टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट टू दोज स्पेसिफिक कंट्रीज? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला रिसर्च आप ये करो कि जो कंट्री टारगेट मार्केट है, एग्जांपल घाना की टी शर्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अभी उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका फर्मो अलग है। सेकेंड नंबर पे उसका कलर कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट क्या है, दे आर इफ वियरिंग द फ्लावरिंग टी शर्ट यू नीड टू गो विद द डिजाइन। एंड थर्ड नंबर पे क्या क्वालिटी चाहिए उसको। अगर उसको 150 रुपए का टी शर्ट चाहिए, आप 2500 का टी शर्ट बना के नहीं बेच सकते। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, अब आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स बट आई एम जस्ट गिविंग द सिंपल आइडिया। जस्ट गो टू द लिंक्डइन, फाइंड आउट apparel keyword and just click on the people। बाजू में एक ऑप्शन है, select the country और location, check the Ghana and you will find out thousands of people जो apparel में काम करते हैं। प्रोफाइल देखिए, स्टडी करिए, और जितने लोग मेंस apparels में काम करते हैं 1 by 1 कनेक्ट करना चालू करिए। प्रोफाइल देखिए और समझिए ये जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वो हम मैच कर पा रहे हैं। अगर मैच हो रहा है तो वो आपका बायर हो सकता है। एंड सर, एक जैसे आपने आपके सेशन में भी बोला था, एक चीज़ जो थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे हो रहा है पेमेंट अटकने की। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं थोड़ा उसको एक्सपांड करके आंसर करना चाहूँगा क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है। से इंटरनेशनल बिजनेस में नेकेड उधारी ऐसा कोई भी टर्म नहीं है। एवरीवन कीप इन योर माइंड। आप माल लेके जाओ, फिर आपके पास जब पैसा हो तब देना। मैं तो इधर बैठा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्योंकि मेरे के बाप दादा के पास बहुत पैसा है ना। यही धंधा हम लोग कर रहे हैं सूरत के अंदर, तो खास तौर पे जो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमको लगता है ऐसे ही होता है। और जो जिनका जन्म 2000 के साल के बाद हुआ है उनको तो यही लगता है एडवांस ऐसा कोई पेमेंट तब भी होता है क्या? सीरियसली कोई देता है क्या? लेट मी जस्ट गिव यू द डेटा। पिछले साल पूरे वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, 24% पेमेंट वॉज एडवांस। 24%, मतलब आप अलग दुनिया में हैं या मैं अलग दुनिया में हूँ जो मुझे पता ही नहीं है। अब बात नंबर 2, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आपको एडवांस हर बार नहीं देगा। अगर 5-10 हज़ार डॉलर है तो वो आपके भरोसा करके दे देगा। अगर मान लो कि बड़ी अमाउंट है और वो एडवांस नहीं दे रहा है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में इसके अलावा 4 पेमेंट टर्म है जो सेफेस्ट वन है। द फर्स्ट वन कॉल्ड डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। आपका माल यहाँ से निकलेगा, आपके डॉक्यूमेंट वहां पे जाएंगे, लेकिन वो बैंक के थ्रू, उसकी बैंक पैसा लेगी और उसको डॉक्यूमेंट देगी। जब तक वो पैसा नहीं देगा डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होगा। पेमेंट नंबर 2, इट इज कॉल्ड डीए। उधारी भी देना है, कोई बात नहीं, दीजिए उधारी, पर उधारी बैंकिंग के साथ, जहां पे पीछे बैंक है। अगर पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो उसका बैंक मुझे पैसा देगा। दैट्स कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट रिकोर्स। हमें पता ही नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं पर्सनली नहीं आ रहा हूं, सो आप अपने आप पर मत लीजिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द जियोपॉलिटिकल। पहले डीए तो समझ लो भाई। That's what the problem of
ऑफ अस, बिकॉज हम बहुत ज्ञान कंज्यूम कर रहे हैं ना, दैट्स नॉट द इशू. पेमेंट नंबर 3, विच इज कॉल्ड द लेटर ऑफ क्रेडिट. देयर इज द बैंक इन बिटवीन, बोथ साइड पे बैंक है, बोथ साइड पे पार्टी है. ये क्लियर मैंडेट है कि अगर पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली सामने जो भी पेमेंट है वो बैंक करेगा. एंड चौथे नंबर पे आता है एस्क्रो. देयर इज द थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीवर इन बिटवीन, जो कि इंटरनेशनल कोई भी तरह का बैंक होगा. वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, पहले पार्टी से पैसा लेगा, आपको बोलेगा भाई पैसा आ गया, माल भेजो. आप माल भेजोगे, फिर पैसा आपको दे देगा. देयर इज नो केस कि आपका एक भी रुपया डूबे. पर अगर नेकेड उधारी में गए ना लो. थैंक यू सो मच सर. ले चलो. एंड ये नॉलेज है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स द नॉलेज. Thank you so much. Thank you so much, sir. On behalf of our Disha family, I'd like to sincerely thank Mr. Amit Mulani, sir, for taking out his time today and sharing such practical and insightful knowledge on export and global trade. Your experience and clarity have given us valuable takeaway that we can apply moving forward. Thank you so much, sir, and I would request you all to please gather up for group photo. And after that, we'll proceed for dinner and we'll continue with the Gut Charcha later on. Thank you so much.